नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं द्रविड़ बनाम सनातन की। जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में ये बताने की कोशिश किया था कि तमिलनाडु की राजनीति कहीं न कहीं सनातन धर्म को विरोध को लेकर के ही टिकी हुई है। चाहे वो तमिलनाडु की राजनीति की दोनों मुख्य पार्टियां हो, चाहे डीएमके हो या ऑल इंडिया अन्ना डीएमके हो, दोनों पार्टियां ही सनातन धर्म का विरोध करती है, ब्राह्मणवाद का विरोध करती है। दोनों पार्टियां एक ही आंदोलन से निकली हुई है। तमिलनाडु में सनातन धर्म का विरोध या ब्राह्मणवाद का विरोध हाल फिलहाल की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इसकी जड़ें आजादी से लगभग 20-25 साल पहले है। उस समय त्रावणकोर महाराजा द्वारा शासित होता था मद्रास प्रदेश। ऐसे में त्रावणकोर जो अब केरल में है, त्रावणकोर महाराज का एक फैसला जो कि दलित विरोधी था, मंदिरों में दलितों को प्रवेश पर जो रोक लगी, उसके फलस्वरूप वी रामास्वामी जो पेरियार के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उनके इस आत्मसम्मान आंदोलन से ही तमिलनाडु की राजनीति के दोनों मुख्य पार्टियां डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके निकली है। ऐसे में ब्राह्मणवाद का विरोध तमिलनाडु की राजनीति की एक पहचान बन गई। गौरतलब है कि जब 5 अगस्त 2016 को तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के नाम से जानी जाने वाली जयललिता का निधन हुआ, तो उनका दाह संस्कार नहीं किया गया था, बल्कि दफनाया गया था। ठीक वैसे ही डीएमके के बड़े नेता और जयललिता के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एम करुणानिधि के निधन के बाद भी 2018 में उनका भी दाह संस्कार नहीं हुआ, बल्कि उनको भी दफनाया गया। हिंदू रीति रिवाजों में, जबकि हिंदू रीति रिवाजों में व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत दाह संस्कार की व्यवस्था है, लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं के लिए दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि दफनाया गया। यह भी एक कौतूहल का विषय था। लेकिन यह उसी ब्राह्मणवाद के, उसी पाखंडवाद के विरोध है। उस ब्राह्मणवादी विरोधियों के कारण है कि इन्होंने ब्राह्मणों की बात को ना मान करके एक सम्मान की बातों को इन्होंने स्वीकार किया। जो जिस आत्मसम्मान का मूवमेंट पेरियार चला रहे थे, उसी आत्मसम्मान की राजनीति तमिलनाडु में किया जाने लगा। तमिलनाडु के ये सभी परंपराएं विशेषकर नायरों यानी ब्राह्मणों के खिलाफ था। द्रविड़ बनाम सनातन या द्रविड़ बनाम आरजे भी इसको देखा गया। कई इतिहासकार इसको इस रूप में भी देखते हैं कि भारत के मूल जाति का मूल निवासी द्रविड़ हैं, जबकि आरजे बाहर से आए हैं। आरजे अर्थात उत्तर भारत के सनातन धर्म को आरजे के नाम से जाना गया, जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले को द्रविड़ परिवार कहा गया और द्रविड़ नाडु कहा गया। एक समय देश में अलग राष्ट्र की भी मांग होती थी, अलग द्रविड़ नाडु की भी मांग होती थी, लेकिन आजादी के पश्चात अलग राष्ट्र की मांग तो धीमी पड़ गई। लेकिन पेरियार के द्वारा शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन आगे बढ़ता रहा।
और तमिलनाडु की राजनीति में इसने विशेष जगह बना ली। ऐसे में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि के पोता, ऐसे में उनके द्वारा सनातन धर्म पर दिया गया ये बयान कि कुछ चीज़ों को विरोध करना ही उचित नहीं है, बल्कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म में समाज में भेदभाव को पैदा करता है, उसको मिटा देना चाहिए। ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उत्तर भारत के राजनीतिक दलों में हरकंप बचे। न केवल भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि इंडिया अलायंस में शामिल अन्य दलों के बीच में भी या तो इस बयान से कान काट रहे हैं या इस बयान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि जब तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ बनाम आरजे अर्थात सनातन धर्म का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों तमिलनाडु में इसके लिए अपने एक राजनीतिक स्पेस देखती है? कारण केवल यही है कि जिस प्रकार के दोनों पार्टियां ब्राह्मणवाद का विरोधी रही है, ऐसे में सनातन धर्म को साथ लेकर चलने वाला एकमात्र भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छी खबर तमिलनाडु से मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु इकाई का हौसला कन्याकुमारी में 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और बढ़ी हुई है। अन्नामलई के नेतृत्व में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी लगातार तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेर रही है। ऐसे में संभावनाएं निसंदेह तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी जयललिता के 1989 वाले प्रकरण को याद कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता तमिलनाडु से जुड़ने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन के अवसर में सेंगोला को स्थापित करके तमिल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। तमिल काशी समागम भी इसी उद्देश्य के साथ किया गया था। ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु प्रथम प्रायोगिकता वाले राज्यों में शामिल हो चुका है, जहां कुछ पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे को लगातार चर्चा में बने देने रहना चाहती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।